यूपी 2022 पर मंथन। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों के बाद ही यूपी में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले और राज्य के संगठन मंत्री सुनील बंसल के बीच मौजूदा हालातों पर चर्चा हो चुकी है। इसी के चलते माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार किसी भी समय हो सकता है। इसकी एक वजह प्रदेश में कोरोना से 3 मंत्रियों के निधन के बाद हुए पद को भी माना जा रहा है। इसके साथ ही चर्चा है कि मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। अब योगी कैबिनेट में इस समय 53 मंत्री हैं। इसमें 23 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 21 राज्य मंत्री हैं। 2022 में विधानसभा के चुनाव होना है। राज्य में हुए पंचायत चुनाव में बीजेपी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई। इसकी चिंता भी केंद्र से लेकर राज्य तक सत्ता और संगठन में साफ दिख रही है। दूसरी तरफ यूपी में कोरोना की दूसरी लहर से उबरने के साथ ही विपक्ष लगातार इसको लेकर बड़ा मुद्दा बना रही है। पार्टी के भीतर भी कई तरह का असंतोष दिख रहा है। यही कारण है कि डैमेज को कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही संघ भी सामने दिख रहा है। पार्टी की नजर 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर है। इसके साथ ही एक डिप्टी सीएम को लेकर भी चर्चा है। आज यूपी से जुड़े इस मसले पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे बात मुद्दे की में। पहले देखिए इसी से जुड़ी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। बीजेपी और संघ के बीच दिल्ली में हुई बैठक के बाद अब उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। बैठकों की महत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले और राज्य के संगठन मंत्री सुनील बंसल मौजूद रहे। यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार लगभग तय माना जा रहा है। प्रदेश में कोरोना से 3 मंत्रियों की मौत के बाद पद खाली हुए हैं। यही नहीं, चर्चा है कि मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं। अभी योगी कैबिनेट में इस समय 53 मंत्री हैं। इसमें 23 कैबिनेट मंत्री हैं, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 21 राज्य मंत्री हैं। सियासी रूप से सबसे अहम उत्तर प्रदेश में पार्टी कोरोना की दूसरी लहर के न्यूनतम स्तर पर उतरते ही व्यापक डैमेज कंट्रोल को भी इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। ऐसे में माना जा रहा है प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व जातीय समीकरण को देखते हुए संगठन और सरकार में बड़े फेरबदल कर सकता है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो यूपी में 2022 में विधानसभा के चुनाव होना है। अभी पूरा देश कोरोना की जंग लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से तेजी के साथ संक्रमण फैला और उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो स्थिति है वो धीरे धीरे बेहतर हो रही है। लेकिन इस बीच सरकार को, बीजेपी को चिंता सता रही है 2022 की। एक तो अभी जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा चल रही है, 3 मंत्रियों का कोरोना काल में निधन हुआ, वो पद भी खाली है, उनको भी भरना है। एक डिप्टी सीएम को लेकर भी चर्चा है जो आईएएस रहे हैं और उनको इस तरह की चर्चा है कि शायद उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी सरकार में उनको मिल सकती है। तमाम सारी चीजें हैं। आज इस पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले 2 मेहमान हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। यूपी के स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब हमारे साथ में, स्वागत करता हूं भट्ट साहब आपका। और हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। भट्ट साहब के पास में सीधे आता हूं। भट्ट साहब, जिस तरह से अगर बात करें अब 2022 जो विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में है, अभी जंग कोरोना से चल रही है लेकिन काफी हद तक यूपी ने इस पर नियंत्रण किया है। लेकिन अब जिस तरह की चीजें चल रही हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात करें या फिर एक पूर्व आईएएस, ये भी कहा जा रहा है कि वो गुजरात में थे, पीएम से लेकर गृह मंत्री तक वो काफी नजदीकियां उनकी थी, वीआरएस अभी उन्होंने लिया है, शायद वो डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं। किस तरह की चुनौतियों पर मंथन भट्ट साहब यूपी को लेकर इस समय हो रहा है?
तो जैसे ही भट्ट साहब हमसे जुड़ते हैं उनसे हम यूपी को लेकर ताज़ा अपडेट लेंगे, क्योंकि बेहतर तरीके से आरसी भट्ट साहब ये बता पाएंगे कि जिस तरह से वहाँ पर अब चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि कोरोना के बाद जैसे ही कोरोना कुछ नियंत्रण में हुआ उसके बाद अब 2022 की चिंता कहीं ना कहीं वक्त भी कम है। तकरीबन मुझे लगता है कि 9 से 10 महीने का वक्त अब विधानसभा चुनाव को लेकर है। लेकिन जिस तरह से तमाम सारी चीजें, क्योंकि संगठन से लेकर सरकार में भी कई नेताओं की नाराजगी भी की चर्चा देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, संगठन से जुड़े अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की हम बात करें जेपी नड्डा, दूसरी तरफ यूपी संगठन प्रभारी उनकी बात की जाए, तमाम लोगों के बीच में जिस तरह से चर्चा चल रही है, साथ ही संघ का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है। तो कुल मिलाकर क्योंकि संघ प्रमुख से भी चर्चा की खबरें हैं कि उनके साथ भी चर्चा हुई है तमाम मसलों पर, आखिर क्या जो पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बेहतर परफॉर्मेंस की जिस तरह से लगता है कि उनको उम्मीद थी, वो बेहतर परफॉर्म नहीं हो पाया। और यही कारण है कि तमाम सारे चीजें जो है अब कहीं ना कहीं वो दिख रही हैं। और यही कारण है कि अब चलिए वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मधुकर जी, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आवाज मिल रही होगी आपको हमारी? मधुकर जी, आवाज मिल रही है हमारी? तो लगातार जिस तरह से हम यूपी की बात कर रहे हैं, 2022 पर मंथन शुरू हो चुका है, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार की हम बात करें या फिर हम बात करें 2022 में उसकी तैयारियों को लेकर। अभी जिस तरह से पंचायत चुनाव की हम बात कर रहे हैं, पंचायत चुनाव में आशा के अनुरूप बीजेपी वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाई। और यही कारण है कि तमाम तरह के बदलाव के संकेत वहां पर मिल रहे हैं, संगठन से लेकर सरकार तक। और एक अहम जिम्मेदारी की भी बात सामने आ रही है, डिप्टी सीएम को लेकर एक जो पूर्व आईएएस है, वीआरएस लेकर वो शामिल हुए हैं, एमएलसी उनको बनाया गया है। एके शर्मा, उनकी क्या भूमिका होगी, क्या सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है? ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे पैनल के साथ में कि क्या कुछ वहाँ पर जो सुगबुगाहट है, जो चर्चा है, जो बैठकों का दौर है, आखिर क्या कुछ बदलाव वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, किस तरह की तैयारी बीजेपी को देखने के लिए मिल सकती है। मधुकर द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आवाज मिल रही है मधुकर जी आपका? जी मिल रही है। स्वागत करता हूं मधुकर जी आपका। और जिस तरह से यूपी का आज हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा कोरोना के बाद अब यूपी पर जो चर्चा है कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा भी हो रही है, 2022 के मंथन की भी चर्चा हो रही है। और एक नाम आ रहा है वहां पर एमएलसी एके शर्मा, जो कि गुजरात में आईएएस रहे हैं और पीएम मोदी और गृह मंत्री के काफी करीबी माने जा रहे हैं। यह भी खबर है कि शायद उनको बड़ी जिम्मेदारी, डिप्टी सीएम या इसी तरह की कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। क्या लगता है, वक्त कम है और जो परफॉर्म बीजेपी ने पंचायत चुनाव में किया और आशा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आए, और यही कारण है कि अब बीजेपी को लगने लगा है कि नहीं, कोरोना के साथ थोड़ा नियंत्रण में है, इसी के साथ अभी 2022 की तैयारी कर ली जाए। क्या कहेंगे मधुकर जी? ये सवाल आपने मुझसे पूछा है? जी आपसे है। जी देखिए सक्सेना जी, किसी भी राज्य के मंत्रिमंडल के विस्तार का जो अधिकार होता है वो मुख्यमंत्री के पास होता है। मुख्यमंत्री जब चाहे अपने सुविधानुसार, इच्छानुसार किसी मंत्री को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैबिनेट में शामिल कर सकते हैं। मधुकर जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, मैं आपके पास में दोबारा आऊंगा, क्योंकि आरसी भट्ट साहब सीधे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्टेट एडिटर है हमारे। स्वागत करता हूं भट्ट साहब आपका। भट्ट साहब, जिस तरह से यूपी की सियासत की हम बात कर रहे हैं, खासतौर पर चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें या संगठन में फेरबदल की बात करें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संघ का इन्वॉल्वमेंट, क्या पंचायत चुनाव में जो रिजल्ट आए उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को अभी ये लगने लगा है कि 2022 निकट है,
ऐसे में अब सारी चीज दुरुस्त करने की आवश्यकता है। सर, किस तरह का अपडेट है इस समय इन तमाम सारी चीजों को लेकर? राजेश, विगत 3 दिनों से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल का माहौल बना हुआ है। जिस तरह से लगातार राष्ट्रीय नेतृत्व बीजेपी का इस पर नजर बनाए हुए है और बैठकें कर रहा है, उसमें खासतौर पे संघ के बड़े पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबोले के साथ निश्चित रूप से कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में कुछ परिवर्तन होंगे, क्योंकि जिस तरह से शुरुआती दौर में कोविड का कुल प्रबंधन और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में बीजेपी की करारी हार, ये दोनों चीजें कहीं न कहीं संघ के लोगों को पसंद नहीं आई और ये भावनाओं को संघ के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया जी। और उसके बाद फिर सरगर्मियां तेज हो गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पंचायती राज चुनाव में कमजोर प्रदर्शन रहा बीजेपी का, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उनके ऊपर ठीकरा फोड़ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में राजेश विधानसभा के चुनाव हैं और उन चुनाव में निश्चित रूप से बीजेपी ये चाहेगी कि जो 2017 में उनका जादुई आंकड़ा था, उस जादुई आंकड़े को फिर दोबारा उसको क्रॉस करें या छुएं। तो उस दशा में अब उत्तर प्रदेश में ये जो 6 महीने के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ परिवर्तन करने का मन बना लिया है। और इसी क्रम में कहीं न कहीं राजेश AK शर्मा जो प्रधानमंत्री मोदी के विश्वस्त सलाहकार रहे गुजरात में, गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लगातार विश्वसनीयता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बनी रही उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति में रिटायरमेंट करा के वापस लाया गया है कि उत्तर प्रदेश में उनको विधान परिषद का सदस्य बनाया गया और अब उनको जो है जिम्मेदारी देने के लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी जो डिप्टी CM का पद भी हो सकता है और उसके साथ साथ उनका उपयोग करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व कहीं न कहीं इस पर भट्ट साहब, एक सवाल यहाँ पर अहम सवाल जो हम बात कर रहे हैं AK शर्मा को लेकर कि चर्चा डिप्टी CM को लेकर उनकी है। ऑलरेडी 2 डिप्टी CM अभी यूपी में है, तो क्या 2 में से ये आंकड़ा 1 कम करके AK शर्मा को वहां एडजस्ट किया जाएगा या किस तरह से चर्चा है इसको लेकर? देखिए, भट्ट जी ने बिल्कुल सही तस्वीर पेश की उत्तर प्रदेश की जी, और हकीकत में यही है जो भट्ट जी बता रहे थे। नहीं, मैं मेरा सवाल मधुकर जी, मैं 1 मिनट बाद आता हूं। भट्ट साहब से ही मेरा सवाल ये था। भट्ट साहब, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी भट्ट साहब, मेरा ये सवाल यही है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि शायद उन्हें डिप्टी CM बनाया जाए, ऑलरेडी 2 डिप्टी CM है, तो क्या एक की छुट्टी हो सकती है क्या इसमें से 2 में से? राजेश, जो चीजें मैंने अपने सोर्स से, अपने सूत्रों से पता किया है, इसमें अभी AK शर्मा वाराणसी का प्रधानमंत्री का जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, उसका पूरा प्रबंधन वो देख रहे थे और बहुत मजबूती से उन्होंने वाराणसी में कोविड प्रबंधन को लेकर कार्य किया है। और उसके साथ साथ पंचायती राज चुनाव में जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो है विफलता मिली है और उसके अलावा 22 में चुनाव होने हैं, अब इसको लगता है बीजेपी को कि हमको कुछ ऐसी चीजें आगे लेकर आना है, ऐसे व्यक्ति को आगे लेकर आना है जो आगे चलकर बीजेपी को कहीं न कहीं मजबूत कर सके। शर्मा जी की भूमिका निश्चित रूप से बड़ी भूमिका छोड़ के आए हैं, तो यहाँ कोई साधारण भूमिका उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि योगी मुख्यमंत्री हैं। और जहां तक 3 डिप्टी CM की बात आपने कहा, केशव मौर्य को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का वापस अध्यक्ष बनाया जा सकता है, डिप्टी CM से उनको इस्तीफा दिलवा के, और AK शर्मा को डिप्टी CM बनाया जा सकता है। इस तरह की संभावना हो सकती है और इसकी संभावना ज्यादातर जो अंदर खाने से लोग बता रहे हैं कि इस तरह की संभावना बीजेपी ने इस पर मंथन किया है और लगातार संघ भी इस चीज को लेकर काफी सहमत नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शर्मा जी की उपयोगिता पार्टी के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनको विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। अब उसके बाद उनको बिना किसी पद के वो बनारस में सारे अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का काम देख रहे हैं, उनके निर्वाचन का काम देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की और अमित शाह की, दोनों लोगों की ये इच्छा है कि शर्मा जी उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और उसमें
डिप्टी सीएम 3 अगर बनाते हैं तो ये आलोचना का विषय हो सकता है। क्योंकि ये पहले भी अखिलेश सरकार में जब कई मंत्री रहे तो उनको ये 5-5 डिप्टी सीएम की बात करते थे। तो उस आलोचनाओं से बचने के लिए भी, और पिछड़े अध्यक्ष चूंकि मौर्य पिछड़े समाज से आते हैं, तो पिछड़े को हटाकर जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वो भी पिछड़े थे, तो पिछड़े को हटाकर पिछड़े को अध्यक्ष बनाएंगे, तो इससे वो चलिए भट्ट साहब, काफी अहम जानकारी आपने यूपी को लेकर दी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आरसी भट्ट साहब हमसे जुड़े हुए थे यूपी से, स्टेट एडिटर। अब मैं सीधे मधुकर जी के पास में आता हूं। मधुकर जी, जिस तरह से भट्ट साहब बता रहे थे बेहतर तरीके से यूपी को लेकर, तो क्या जो मेरा सवाल पहले भी आपसे था कि अब कहीं ना कहीं जब कोरोना नियंत्रण में आया तो अब चिंता आगामी चुनाव 2022 की सताने लगी, क्योंकि 6 महीने बाद मापा प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यही कारण है कि तमाम सारी चीजें, और यूपी चूंकि बड़ा राज्य है, अहम राज्य है, और पीएम नरेंद्र मोदी ही यूपी से भी चुनकर आते हैं, तो यही कारण है कि तमाम सारी चीजों को लेकर केंद्र से लेकर राज्य के संगठन और सरकारों एक्टिवनेस दिख रही है। सही कह रहे हैं। दरअसल इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता है उत्तर प्रदेश को लेकर के, वो ये है कि दोबारा कैसे हम पावर में आए जी, और उसके लिए जो भी चिंतन मनन ये होगा वो इसी को दृष्टिगत रखते हुए होगा। मैं भट्ट जी की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। भट्ट जी बिल्कुल सही तस्वीर पेश कर रहे थे, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लगता है कि शर्मा जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या देश के किसी भी राज्य की राजनीति हो, राजनीति में जो जातीय समीकरण की बात आती है वो जातीय समीकरण यहाँ गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो उप मुख्यमंत्री हैं, एक ब्राह्मण है, एक पिछड़े वर्ग के ताल्लुक रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में जो 2 उप मुख्यमंत्री हो दोनों ब्राह्मण हो। मुझे ऐसा लगता है ये जो मेरा एक पत्रकार के रूप में कई वर्षों का जो एक अनुभव है, मैंने देखा है, तो अमूमन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जातीय समीकरण को साधना किसी भी राजनीतिक दल की बड़ी मजबूरी होती है, और उस मजबूरी के तहत दूसरे कदम तो उठाए जाएंगे, जैसा भट्ट जी जिसका जिक्र कर रहे थे कि श्री ए.के. शर्मा जी को बहुत बढ़िया और दायित्व दे दिया जाए, और उनकी क्षमता, योग्यता, प्रतिभा के हिसाब से दिया जाए। और दूसरी बात मैं आपको सक्सेना जी बताना चाहूंगा कि देखिए जो खाटी राजनेता है ना, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो या किसी भी राजनीतिक दल से हो, खाटी राजनेता कभी नहीं चाहेंगे कि एक आयातित व्यक्ति जो एक आईएएस सर्विस छोड़ करके आया है या लाया गया है, जिसको उत्तर प्रदेश में या तो ससंबल लाया गया है या सौंपा गया है, वो आकर के एकदम जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाए। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के जो खास राजनेता है, वरिष्ठ राजनेता है, या जो जातीय राजनीति करते हैं, जो आज अपरिहार्य हो गया है राजनीति में, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ए.के. शर्मा जी को इतना बड़ा उप मुख्यमंत्री का पद मिले। ये मेरा एक निजी ऑब्जर्वेशन है। अब राजनीतिक स्थिति क्या बनती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मोदी जी, शाह जी, या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, या उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या निर्णय लेते हैं, क्या कदम उठाते हैं, तो ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन 2 ब्राह्मण डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे उत्तर प्रदेश में, मुझे तो थोड़ा इसमें डाउट। काफी अहम बात मधुकर जी आप कह रहे हैं, बिल्कुल। अब मैं और हमारे पैनल के जो हमारे मेहमान हैं उनके साथ जुड़ूंगा, उनसे चर्चा करूंगा कि आखिर जिस तरह से यूपी को लेकर जब तमाम सारी चीजें अब चल रही हैं, क्योंकि चिंता साफ दिख रही है, कोरोना तो एक बड़ी चिंता और चुनौती रही है, और यूपी ने एक बेहतर तरीके से इस लड़ाई को लड़ा है। हालांकि तमाम तरह के सवाल विपक्ष कोरोना की इस लड़ाई को लेकर उठा रहे हैं, सरकार पर तमाम तरह का ठीकरा फोड़ रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन की कमी की बात कर लें, चाहे रेमडेसिविर की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जो कुछ स्थितियां परिस्थितियां रही उसकी हम बात कर रहे हैं। विपक्ष एक बड़ा मुद्दा इसको बना रहा है, और पंचायत चुनाव में जिस तरह से बात हो रही है पंचायत चुनाव परफॉर्मेंस को लेकर, और ये माना जा रहा है कि अब इसका एनालिसिस हो रहा है कि क्या ये कोरोना का साइड इफेक्ट है जिस तरह के परिणाम आए हैं, या फिर सरकार के खिलाफ
किसी तरह की नाराजगी लोगों में है, या फिर संगठन के स्तर पर किस तरह से चीजें होना चाहिए, सरकार के स्तर पर होना चाहिए, वो नहीं हुई हैं। तमाम सारी ये चीजें हैं। इसको भी अब यही कारण है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा और वहां के संगठन प्रभारी, तमाम सारे लोगों के बीच जो मंत्रणा चल रही है, इससे समझा जा सकता है कि यूपी का जो इलेक्शन है 2022 का कितना महत्वपूर्ण है। कोरोना से तो अभी जंग चल ही रही है, अभी वो भी जंग अभी लड़ना बाकी है। और हमारे साथ में अब दो मेहमान और हमसे जुड़ेंगे, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे, और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में सपा नेता भी हैं वो यश भारती, और साथ ही बीजेपी से हमारे साथ कई बार विधायक रहे वरिष्ठ नेता शंकर लाल तिवारी साहब। शंकर लाल तिवारी साहब, आवाज मिल रही है? स्वागत करता हूं आपका। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते शंकर लाल तिवारी साहब, स्वागत। और मेरा सवाल सीधा यूपी को लेकर कि जिस तरह से जो गतिविधियां चल रही हैं, जो बैठकें चल रही हैं अचानक, चाहे हम बात पीएम नरेंद्र मोदी की बात कर लें, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, संघ भी उसमें शामिल है, तो क्या अब माना जा सकता है कि अब यहां से जो चिंता 2022 की है, कोरोना से तो जंग लड़ ही रहे हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप सबको मालूम है, दो चुनावों को अपने ढंग से ही लड़ती है। उसकी अपनी एक व्यवस्थित शैली है, रणनीति उनकी का, और उनके जो पहले से ही सारी तैयारियों की कार्य योजना है वो बनती है। और ये संगठनात्मक दृष्टि से बैठकें हो रही हैं, और इन बैठकों के माध्यम से भविष्य की जो रणनीति है उसका प्रथम चरण बनेगा। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का मामला, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में योगी जी प्रदेश की जनता के लिए एक विश्वास के रूप में उभरे हैं। और वो विश्वास इन बातों पर कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात पिछले 15-25 वर्षों में जब बीएसपी और सपा की सरकारें रही, आम आवाम के भीतर असुरक्षा की भावना। आपने देखा होगा कि कई सरकारों को स्पष्ट रूप से कहा गया कि असामाजिक तत्वों की सरकार है और असामाजिक तत्वों का ही बोलबाला रहा। पर जब से आदरणीय आदित्यनाथ जी योगी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश की जनता ने सब कुछ बुला करके अकेले एक ही बात पर विश्वास दिया, यहाँ एक विकास योगी जी का, योगी जी की कार्यशैली, वहीं आतंकवादी गतिविधियां और असामाजिक तत्वों का जो नंगा नाच उत्तर प्रदेश के अंदर पिछली सरकारों के दौरान चलता रहा, उसको मुख्यमंत्री जी ने नेस्तनाबूद। शंकर तिवारी साहब, एक मेरा सवाल यहाँ बनता है, जो आपने बात की है, विश्वास की बात की है योगी सरकार पर, लेकिन पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए हैं और जो जिस उम्मीद थी परफॉर्म करने की, वो परफॉर्म बीजेपी नहीं कर पाई। क्या यही कारण है कि जिस तरह की चिंता देखी जा रही है केंद्र से लेकर राज्य तक, ये वजह है कि कहीं ना कहीं जनता का जो विश्वास है वो कम हुआ है? यही कारण है कि पंचायत चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस बीजेपी नहीं कर पाई? मैं जितना समझ पा रहा हूँ पंचायत चुनावों के मामले में मेरा जिला उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है भाई साहब जी। सतना के बाद ये बांदा और ये पूरा हमीरपुर का अंचल, झांसी का अंचल, ये हमारे मध्य प्रदेश का उत्तरी बॉर्डर जो है, उत्तर प्रदेश का विस्तार रोटी बेटी का सब तरीके का है। पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, कुछ प्रदेश ऐसे उभरे 25-30 वर्षों में जहाँ एकदम खुले आम राजनीति टोटल जातिवाद के आधार पर और जातिवादी गणकों के आधार पर, उनके गठबंधन के आधार पर वोटों का इधर उधर होना रहा। कई फार्मूले भी बने, यादव मुस्लिम और क्या क्या करके, बिहार में भी यूपी में भी। और वो जातिवाद का मामला हरियाणा से, बिहार से और यूपी से देश के अंदर फैला। और नतीजतन पंचायत के चुनाव को मैं यही देख रहा हूँ कि पंचायत स्तर पर छोटे चुनाव हैं, गांव के अंदर जिस जाति के लोग अधिक हैं, जिस समाज के लोग अधिक हैं, वो दिल्ली और भोपाल, दिल्ली और लखनऊ के चुनाव में तो वो राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर विचार करते हैं, पर स्थानीय स्तर पर वहाँ पर जातिवाद के कारण ही। चलिए, मैं शंकर तिवारी साहब दोबारा आऊंगा। यश भारती हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में सपा को भी प्रेजेंट करते हैं। यश जी, क्या कहेंगे? जो पूरा घटनाक्रम है आप सुन रहे होंगे यूपी में,
को लेकर, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार हो या एक एमएलसी ए के शर्मा की बात हो रही है डिप्टी सीएम को लेकर, या फिर बात करें 2022 की जो चुनौती है, क्योंकि पंचायत चुनाव के बाद तेजी के साथ जो घटनाक्रम बदला है, चूंकि कोरोना एक बड़ी लड़ाई थी, कुछ हद तक यूपी कंट्रोल करने में कामयाब हुआ है, लेकिन अब 2022 की चुनौती इसको मानते किस रूप में देखते हैं बीजेपी को इस समय आप? देखिए, पूरी शुरुआत से अगर देखेंगे, अगर चुनाव से हम इस बात को जोड़ रहे हैं जो आगामी समय में होना है, तो शुरू से अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में किसी को घोषित नहीं किया था, और ये माना जा रहा था एक व्यक्ति थे भारतीय जनता पार्टी के जो अब कहीं गवर्नर बने हुए हैं। बिल्कुल उन्होंने तैयारी कर ली थी, बनारस में जाके पूजा पाठ भी कर ली थी कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे, लेकिन अंत समय में योगी जी को बुलाया गया समझाने के लिए, और क्या जोर जबरदस्ती हुई कि उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। क्योंकि अगर उनको चेहरा बना करके भारतीय जनता पार्टी लड़ती तो मुझे नहीं लगता कि शायद जो सफलता उनको मिली है वो सफलता हो पाती, क्योंकि योगी जी सांसद जरूर रहे 4 बार 5 बार, लेकिन वो अपने गृह क्षेत्र में ऑक्सीजन नहीं दे पाते हैं, बच्चों की हमेशा मृत्यु हो जाना। ऐसा खुद उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बोला कि हर साल अगस्त में बच्चों की मृत्यु होती है, यानी ये सरकारी दावा था, किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था का दावा नहीं है, सरकार के दावे थे। तो ये पोल खोलते हैं कि गोरखपुर में जब ऐसी स्थिति बनी रही, जब केंद्र में अटल जी की सरकार रही लंबे समय तक, मोदी जी की सरकार उस समय भी रही जब योगी जी सांसद थे, और प्रदेश में भी रही, राजनाथ सिंह जी ने वहां पे दायित्व संभाला है, और अगर गोरखपुर ठीक नहीं हो पाया तो इसकी जिम्मेदारी तो इन्हीं को लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, आज भी गोरखपुर के अंदर एम्स नहीं बन पाया, 4 साल लगभग योगी जी की सरकार को हो गए हैं, और पिछली समाजवादी सरकार ने उनको जमीन दी थी, अमेठी से स्थानांतरित करके केंद्र सरकार ने गोरखपुर के लिए दी। ये स्वास्थ्य व्यवस्था बताती है कि किस तरीके से नकारात्मक व्यवस्था इनकी है, इसीलिए इनको आत्मचिंतन और ये मंत्रियों को जो बढ़ाने की बात आ रही है, ये ठीक है, हर सरकार मंत्री घटाती है, बढ़ाती है, किसी को मौका देती है, किसी से मौका छीनती है कार्य क्षमताओं के अनुसार, लेकिन वर्तमान समय में कोई भी मंत्री अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाया है। इस आपात स्थिति में आया है कि एक मंत्री जी के भाई को विश्वविद्यालय में नियुक्ति दे दी गई, उस कुलपति का एक्सटेंशन देके 1 दिन के लिए जिसकी सेवा समाप्त होने वाली थी, जबकि कोई भी कुलपति किसी भी तरीके का इस तरीके का निर्णय नहीं ले सकता जिसकी सेवाएं समाप्त हो रही है, और 3 महीने पहले तक इस तरीके के उसका अधिकार छीन लिए जाते हैं, फिर भी अधिकार देके रखे, और मंत्री के भाई की अगर नियुक्ति हो रही है, वो भी आर्थिक कमजोर आधार पे जो आरक्षण लेकर के आई है केंद्र सरकार उस कोटे से, तो ये एक तरीके से दिखाता है कि भ्रष्टाचार का नया रूप क्या है, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किस तरीके से राज्य सरकार कर रही है। सेफई के नाम पे बात हो रही थी, जैसे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बोल रहे थे, जातिवाद और क्षेत्रवाद और दुनिया भर की बातें कर रहे थे। जब आपने उनसे पंचायत के बारे में सवाल किया तो वो सही जवाब नहीं दे पाए, स्वीकार नहीं कर पाए कि हाँ हार है। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, कोई भी विपक्ष हो, मीडिया हो या कोई भी व्यक्ति है, अगर सरकार की आलोचना कर रही है तो प्रदेश और देश की भलाई के लिए करिए, उस आलोचना को सुनना चाहिए और सुधार की गुंजाइश रखनी चाहिए, हमेशा बचाव के लिए दूसरे पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। सेफई मॉडल एक प्रस्तुत किया सपा सरकार ने, जिसको सब जानते हैं कि ग्रामीण अंचल को इतना विकसित किया गया है। अभी योगी जी वहां गए थे, 2 साल से ऑक्सीजन का प्लांट बंद पड़ा है, सेना की मदद उस ऑक्सीजन प्लांट को चालू करने, तो 2 साल से अगर ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा है तो ये किसकी कमी है, ये इनको समझना पड़ेगा। अभी गोंडा में गए हैं योगी जी, तो टेंट लगा करके जो कमियां थी उनको छुपाया गया। झांसी में गए योगी जी, वहां कुछ डॉक्टर्स मिलना चाहते थे योगी जी को, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमे लगाए गए हैं। तो इस समय डॉक्टर्स के साथ में ये व्यवहार करना, अस्पतालों के साथ ऐसा मजाकिया रवैया करना कि कमियों को छुपा दिया जाए, तो ये दिखाता है कि सरकार का प्रशासन के ऊपर कोई दबाव, यस भारती, तमाम सारी बातें जो हैं इसको लेकर, और निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि किस तरह का जो एक सियासी समीकरण की बात करें, खासतौर पर बीजेपी सरकार की बात कर लें, संगठन की हम बात कर लें, जो तमाम सारी चीजें हो रही हैं, बैठ के हो रही हैं, लग रहा है कि चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार हो या 2022 की चिंता हो, इसके अलावा संगठन से लेकर सरकार तक किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। एक नाम जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि शर्मा को लेकर एमएलसी उनको बनाया गया है, गुजरात में आईएएस रहे हैं, उनके नाम की बहुत चर्चा है। देखना होगा यूपी की राजनीति में तमाम सारी चीजें, तमाम सारी बातें जो है